हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग ड्रग्स का। एंड आज जो हम ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो कि मार्केट में आता है एट्रोपिन सल्फेट के नाम से। ये ड्रग क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये किस क्लास का ड्रग होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं एंड मोड ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एट्रोपिन किस क्लास का ड्रग है। क्लास का मतलब होता है जैसे आपका एम्पिसिलिन क्या एंटीबायोटिक में आता है, ऐसे ही आपका एट्रोपिन किस में आता है, एएनएस में आता है। एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो एट्रोपिन जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ड्रग है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। आपको ये तो पता है कि ये ड्रग इस क्लास का है, लेकिन एएनएस क्या होता है। एएनएस एक ऐसा सिस्टम होता है आपकी बॉडी के अंदर जो ऐसी चीजों को कंट्रोल करता है जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कि आपका हार्ट रेट, जैसे कि आपका जो इंटेस्टाइन है, जो आपका स्टमक है, उसका जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस है, उसको कंट्रोल करता है एएनएस। स्वेटिंग को कंट्रोल करता है। आपका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा, इसको कंट्रोल करता है। तो जितनी भी चीजें जो इनवॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको बोला जाता है कि वो एएनएस से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। फिर एएनएस के भी दो पार्ट होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। मतलब ये चीज दो तरह से चलती है और दोनों पार्ट एक के अपोजिट होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक, आपने नाम सुना होगा सिंपैथेटिक। एक होता है पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है। तो दो टाइप के आपके सिस्टम होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, जब आपके पास कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, तब क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मैं इसलिए समझा रहा हूं ये सब क्योंकि एट्रोपिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। एट्रोपिन के बाद हम लोग एड्रेनालिन की क्लास बनाएंगे जिसके अंदर आपको बहुत आसानी से सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एट्रोपिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको समझ आ गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है नॉर्मली। आप सो रहे हैं, आप बैठे हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप रिलैक्स्ड पोजीशन में हैं। ये होता है आपका स्ट्रेसफुल पोजीशन में और ये होता है आपका रिलैक्स्ड पोजीशन में एक्टिवेट। मतलब दोनों एक साथ एक्टिवेट नहीं होते, या फिर अगर एक एक्टिवेट है तो एक कम एक्टिवेट होगा। तो इनका जो है एक का पीक रहेगा तो एक का क्या रहेगा, डाउनफॉल रहेगा, एक हमेशा कम रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेस में एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलैक्स में एक्टिवेट होता है। तो इसके यूज को समझने के लिए आपको इन दोनों का यूज समझ आना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रग है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो आज हम सिंपैथेटिक को छोड़ देंगे, सिंपैथेटिक की बात हम करेंगे एड्रेनालिन के अंदर। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या कराता है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आपको यूज पता चल गया तो आपको एट्रोपिन समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है कौन, एट्रोपिन। मतलब जो भी काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराएगा, एट्रोपिन उसका उल्टा काम कराएगा, क्योंकि आपका एट्रोपिन क्या कर रहा है, इसको ब्लॉक कर रहा है, इसके विपरीत जा रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कहां से स्टार्ट होता है एंड क्या क्या न्यूरॉन्स। इसका मैं जल्दी से बोल देता हूं, यहां लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास। आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको बोला जाता है कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो आपके इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिकल करंट को ब्रेन से जो है न्यूरॉन्स के अंदर ट्रेवल कराते हैं, ठीक है। केमिकल्स का नाम है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर किसका है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या आता है, एसिटाइल कोलिन निकल कर आता है और अलग अलग जगह पर जाकर अपने रिसेप्टर्स पर क्या करता है, एक्ट करता है, काम करता है। रिसेप्टर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक क्लास के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। लाइक लॉक एंड की तरह होते हैं। मतलब एक रिसेप्टर के लिए एक मॉलिक्यूल होता है, कोई और मॉलिक्यूल किसी और रिसेप्टर पे जाकर नहीं जुड़ेगा। अगर वो दोनों सिमिलर नहीं है तो दोनों क्या करेंगे, मैच नहीं खाएंगे और दोनों अटैच नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एसिटाइल कोलिन के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी रिसेप्टर्स होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या है आपका, एसिटाइल कोलिन। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको बोला जाता है मस्करेनिक रिसेप्टर्स। क्या बोला जाता है, मस्करेनिक
रिसेप्टर्स, M1, M2, M3। जैसे हमने हिस्टामिन के अंदर पढ़े थे H1, H2, H3, H4, वैसे ही एसिटाइल कोलिन किस पे काम करता है? M1, M2, M3 और NM और NN रिसेप्टर। ठीक है, NM का मतलब होता है आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जो मसल्स के ऊपर जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो NM रिसेप्टर्स होते हैं। एंड जो आपके न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बीच में जो रिसेप्टर्स होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो कनेक्ट होता है, जो कि आपका एक गैंग्लियन के अंदर होता है। गैंग्लियन के बारे में हम कभी और बात करेंगे। गैंग्लियन के अंदर क्या होते हैं? वाले रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि एट्रोपिन क्या है और आपका किस चीज को ये ब्लॉक करेगा। ये किसको ब्लॉक करेगा? एसिटाइल कोलिन। तो यहां तक आपको एक चीज समझ आ गई कि एसिटाइल कोलिन किस पे काम करेगा? M1, M2, M3, NN, NM रिसेप्टर्स पर। इन 5 टाइप के रिसेप्टर पे क्या करता है? काम करता है। अब सवाल ये है कि ये रिसेप्टर्स बॉडी में कहां कहां होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको इसके यूज समझ आ जाएंगे। तो ये रिसेप्टर अलग अलग जगह पर होते हैं। जैसे M1 आपका स्टमक के ऊपर होता है, M2 आपका हार्ट के ऊपर होता है, और M3 जो जितनी भी जगह बची हैं, जैसे आपकी आई हो गया, जैसे आपका ब्लैडर हो गया, जैसे कि GIT हो गया, वगैरह वगैरह पे क्या होता है? आपका M3 होता है। ठीक है, तो M1 किसके ऊपर होता है? स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर। और M2 किसके ऊपर होता है? आपका हार्ट के ऊपर। और M3 जो है जितनी भी जगह बचती है उनके ऊपर होता है। तो हम इन सबको एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है? सबको ब्लॉक करता है। एट्रोपिन सबको क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो यहां मैं अलग अलग आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ये आपके यूज का नहीं है। ओके, तो GIT या फिर स्टमक, GIT का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके अंदर आता है आपका स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात चल रही थी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन निकालता है। एसिटाइल कोलिन M1, M2, M3, NM, NN पे काम करता है। तो ये क्या काम कराएगा? इन जगह पर आकर, क्योंकि इन जगह पर क्या होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो रिसेप्टर्स अलग होते हैं। वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिनकी आज हम बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट पढ़ेंगे। जितने भी ग्लैंड्स हैं, मोस्टली जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आपके इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स हैं, जो लंग्स के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, जो सिक्रीशन करते हैं म्यूकस का, या फिर सलाइवरी ग्लैंड है, उनकी सिक्रीशन को क्या करा देता है? कम करा देता है। उनके सिक्रीशन को क्या करा देता है? कम, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम करा देता है सिक्रीशन को, किसकी? ग्लैंड्स की। पहले मैं आपको इनका फंक्शन बताऊंगा, इसके बाद मैं एट्रोपिन का फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, स्टमक या फिर GIT के अंदर या फिर स्टमक या फिर इंटेस्टाइन का क्या करा देता है? इसका जो पेरिस्टेल्सिस होता है, इसका जो मूवमेंट होता है, इसको क्या करा देता है? कम करा देता है। इसके मूवमेंट को क्या कराएगा? कम करा देगा, डिक्रीज करा देगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, आपके स्फिंक्टर्स वो चीज होती है जो एक पार्ट, GIT के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करती है? सेपरेट करती है। ऐसे मान लीजिए कि ईसोफेगस और स्टमक को सेपरेट करती है ईसोफेजियल स्फिंक्टर, आपके स्टमक को और ड्यूडेनम को सेपरेट करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ऐसे इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे स्फिंक्टर हैं, बहुत सारे वेल्व हैं। मतलब ये पकड़ के रखते हैं किसको? उस मसल को। मतलब उस पाइप के चारों तरफ क्या बना के रखते हैं? एक टाइट सी लेयर, जिस वजह से खाना वापस ना आ जाए किसके अंदर? मुंह के अंदर। तो स्फिंक्टर्स को क्या करा देता है? टाइट करा देता है। स्फिंक्टर को क्या करा देता है? टाइट। इसका मतलब क्या होगा कि GIT के अंदर जितने भी मूवमेंट्स थे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और स्फिंक्टर्स क्या हो जाएंगे? टाइट हो जाएंगे। आपको हर एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर एक चीज का क्लिनिकल कोरिलेशन है कि वो चीज क्यों यूज की जाती है, या फिर आप एट्रोपिन क्यों देते हैं। तो हर चीज एक यूज है, हर चीज एक फंक्शन है। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या क्या होता है आपका? लंग्स के अंदर नहीं होता ट्रेकिया बाहर होता है। ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स वगैरह वगैरह, एल्वियोलाई वगैरह तक जाता है। तो आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो कि लंग्स के अंदर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? सिक्रीशन हो रही होती है, किसकी? म्यूकस वगैरह की। तो आपका जो एट्रोपिन है, सॉरी अभी हम बात कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन की, एट्रोपिन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन है, वो क्या करा देगा? इन सिक्रीशन को क्या करा देगा? बढ़ा देगा। इन सिक्रीशन को बढ़ा देगा। सॉरी यहां पर गलती हो गई एक, हमने क्या करा? अभी हमने यहां पर आपको एट्रोपिन का ही फंक्शन बता दिया। ठीक है, अभी एट्रोपिन का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। सॉरी, जो ग्लैंड्स हैं उनका क्या होगा? सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ठीक है,
जीआईटी और स्टमक का मूवमेंट बढ़ जाएगा, स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्फिंक्टर का मतलब टेंशन कम हो जाएगी, स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, लंग्स के अंदर सिक्रीशन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन का काम क्या होगा, अभी मैंने गलती से आपको एट्रोपिन का काम बता दिया। एट्रोपिन का काम क्या होगा, हर सिक्रीशन को कम कर देगा, लेकिन एसिटाइल कोलिन हर सिक्रीशन को बढ़ा देगा। सिक्रीशन मतलब कोई लिक्विड जो कि ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो ग्लैंड मतलब सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सिक्रीशन बढ़ा देगा, मतलब ज्यादा सलाइवा आने लगेगा एसिटाइल कोलिन की वजह से। स्टमक का मूवमेंट बढ़ा देगा, मतलब डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो डायरिया कर सकता है कौन, आपका एसिटाइल कोलिन। आपके लंग्स के अंदर सिक्रीशन बढ़ा सकता है, मतलब आपके लंग्स के अंदर ब्लॉकेज करा सकता है। अगर आपके लंग्स के अंदर जो पाइप्स होते हैं जिनको ब्रोंकस बोला जाता है, अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, लाइक एस्थमा लाइक कंडीशन आ जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। हार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट का काम, हार्ट क्या करता है आपका, एसिटाइल कोलिन इसका रेट को क्या करता है, कम कर देता है। एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को क्या करेगा, कम करेगा। आई के अंदर क्या करता है, आई की जो मसल्स होती हैं उनको पैरालाइज कर देता है। कौन, एट्रोपिन। मैं बार बार एट्रोपिन का आपको फंक्शन बता रहा हूं क्योंकि मैंने एट्रोपिन, हम लोग एट्रोपिन का नाम याद रखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एट्रोपिन से फंक्शन याद रखते हैं। तो एसिटाइल कोलिन क्या कराता है, आई की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। ब्लैडर, ब्लैडर क्या क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो आपको अब दिक्कत हो रही होगी इतनी सारी चीजें समझने में, तो आपको एक सीधा सा फंडा याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट कम होगा और सारी चीज क्या होंगी, बढ़ेंगी। मतलब और सारी चीज का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। वाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एसिटाइल कोलिन निकालेगा। एसिटाइल कोलिन अगर ग्लैंड पे काम करेगा तो सिक्रीशन बढ़ा देगा, अगर लंग्स के अंदर काम करेगा तो सिक्रीशन बढ़ा देगा, अगर जीआईटी इंटेस्टाइन वगैरह पे काम करेगा तो क्या करेगा, मूवमेंट बढ़ा देगा, मोटिलिटी बढ़ा देगा, डायरिया जैसी कंडीशन पैदा हो जाएगी। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया। ये क्या करा देगा, ब्रेडिकार्डिया। आपको पता होना चाहिए, हार्ट रेट अगर कम हो जाता है उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, अगर बढ़ जाता है उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। आई, आंख, आंख की जो मसल्स होती हैं जिनको बोला जाता है आपका सीलियरी मसल्स, ये सीलियरी लिगामेंट्स वगैरह जितने भी होते हैं आपके, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ब्लैडर, ब्लैडर क्या करता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। किस वजह से, एसिटाइल कोलिन की वजह से। अब जो इस क्लास का मेन मुद्दा है एट्रोपिन, अब हम इसकी बात करेंगे। तो देखा जाए तो क्लास आपकी अब शुरू हुई है यहां से। एट्रोपिन क्या करेगा, एट्रोपिन M1, M2, M3, NN, NM सबको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। मतलब एट्रोपिन एक तरह से सेलेक्टिव नहीं है। सेलेक्टिव मतलब ये किसी एक रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा कि मैं M1 पे काम कर लेता हूं या मैं M2 पे काम कर लेता हूं या मैं M3 पे काम कर लेता हूं, सारे रिसेप्टर को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। हम हार्ट से शुरू करते हैं। अगर हार्ट रेट को कम करेगा कौन, एसिटाइल कोलिन, तो एट्रोपिन क्या करेगा, बढ़ा देगा, मतलब टेकिकार्डिया कर देगा। तो खुद सोच के बताइए आप एट्रोपिन कब देंगे, किसी भी कैटल या फिर किसी भी ह्यूमन को एट्रोपिन कब दिया जाएगा। एट्रोपिन आप देंगे जब उसका हार्ट रेट कम है या फिर ब्रेडिकार्डिया लाइक सिचुएशन आ रही है, जैसे कि एनेस्थीसिया। अगर कोई कैटल या फिर कोई डॉग या फिर कोई कैट, छोटे एनिमल्स के अंदर ज्यादा देखा जाता है, ये एनेस्थीसिया डोज के अंदर है, तो क्या होता है, हार्ट रेट कई बार कम हो जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रेडिकार्डिया। उस ब्रेडिकार्डिया को अवॉइड करने के लिए आप क्या देते हैं, एट्रोपिन, जो कि हार्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, इस एक्शन को रिवर्स कर देगा बाय ब्लॉकिंग दिस एसिटाइल कोलिन। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई। इसके बाद हम आते हैं लंग्स के अंदर, इसका काम भी एनेस्थीसिया से रिलेटेड है, ठीक है। लंग्स के अंदर जब भी कोई कैटल, जब भी कोई ह्यूमन तब एनेस्थीसिया की डोज के अंदर होता है, तो क्या होता है, लंग्स से क्या होता है, सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। वो सिक्रीशन क्या कर सकते हैं, आपका ब्लॉकेज कर सकते हैं उन पाइप्स का। तो आप क्या देते हैं, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करेगा, सिक्रीशन को कम कर देगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा था, सिक्रीशन को बढ़ा रहा था, एट्रोपिन कम कर देगा। तो ये भी आपका प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का पार्ट होता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन वो होती हैं जो कि एनेस्थीसिया से पहले दी जाती हैं, जिससे कि एनेस्थीसिया की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, जैसे कि अगर हार्ट रेट कम ना हो, लंग्स ब्लॉक ना हो, ठीक है। जीआईटी और स्टमक पर आते हैं। आपने अगर एट्रोपिन दिया तो जीआईटी और स्टमक क्या होगा, मोटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एट्रोपिन इसकी मोटिलिटी को बढ़ाता था। जैसी मोटिलिटी कम हो जाएगी, इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होगा, अगर
कोई भी डायग्नोसिस नहीं हो रहा कि किस वजह से डायरिया हो रहा है किसी भी कैटल या फिर किसी ह्यूमन के अंदर, आप एट्रोपिन दे सकते हैं डायरिया को कम करने के लिए। बट एट्रोपिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है डायरिया की, बट एट्रोपिन डायरिया को कम कर सकता है, क्योंकि एट्रोपिन क्या करेगा, मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बता दूं कि डायरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि स्फिंक्टर की टोन क्या करेगा, बढ़ा देगा, मतलब स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्शन करा देगा कौन, एट्रोपिन। क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या करा रहा था, स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन, एट्रोपिन क्या कराएगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन। जब आपके स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इसका मतलब आपकी इंटेस्टाइन आगे से क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, खाना आगे नहीं जा पाएगा। उस कंडीशन को बोला जाएगा कॉन्स्टिपेशन। तो अगर आपने डायरिया को ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन दे दिया, मतलब आपने इंटेस्टाइन की मसल की मोटिलिटी को कम कर दिया, लेकिन आपने एक चीज को रोक दिया, क्या, स्फिंक्टर को रोक दिया, स्फिंक्टर को टाइट करा दिया, तो खाना आगे नहीं जा पाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डायरिया आपको कम करना था, मतलब बहुत ज्यादा आपको डायरिया लग रहा था, आपने कम करा, फिर एट्रोपिन दे दिया, एट्रोपिन से क्या हो गया, और कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो इसका साइड इफेक्ट है, मैं अभी हाथ के हाथ आपको बता देता हूं कि एट्रोपिन का साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। एंड एट्रोपिन जीआईटी के लिए यूज किया जाता है व्हाइल डूइंग एनी सर्जरी रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी है या फिर कोई नीचे कोई इंटेस्टाइन की सर्जरी है, उसके अंदर इसको दिया जाता है, जिस वजह से जितने भी मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाएं, किसके, इंटेस्टाइन के, सर्जरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गए 3 पार्ट। अब आते हैं ब्लैडर पर। एसिटाइलकोलिन क्या करा रहा है, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, तो एट्रोपिन क्या कराएगा, ब्लैडर का रिलैक्सेशन। तो ये एट्रोपिन दिया जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर, मतलब जब आपको लगता है कि आपका ब्लैडर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब किसी भी पेशेंट का अगर ब्लैडर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो अपने ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर वो बिना सोच समझ के यूरिनेशन कर देता है, तो उसके अंदर क्या दिया जाता है आपका एट्रोपिन, वो ब्लैडर का क्या कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा एंड यूरिनेशन कम हो जाएगा। अब हम आते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। ग्लैंड्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया, सारे के सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन एसिटाइलकोलिन बढ़ाएगा, लेकिन एट्रोपिन क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे कि आपके माउथ के ग्लैंड, जिनको बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड। अब इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है एंड इसको क्यों दिया जाता है इन केस ऑफ ग्लैंड्स। तो एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है ड्रूलिंग। ड्रूलिंग मतलब एक्सेसिव सलाइवा, मतलब जब बहुत ज्यादा सलाइवा मुंह से बाहर आने लगता है, टपकने लगता है, राल टपकने लगती है, इसको बोला जाता है ड्रूलिंग। तो ड्रूलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ग्लैंड से सिक्रीशन बढ़ चुकी है। इसका मतलब एसिटाइलकोलिन बढ़ गया होगा, जिस वजह से सिक्रीशन बढ़ रही है। तो आप एट्रोपिन देंगे, एट्रोपिन क्या करेगा, ब्लॉक करेगा एसिटाइलकोलिन को, एसिटाइलकोलिन ब्लॉक होगा, सिक्रीशन कम हो जाएगी, ग्लैंड्स की सिक्रीशन कम हो जाएगी, तो ड्रूलिंग स्टॉप हो जाएगी। सो ड्रूलिंग के लिए यूज किया जाता है एट्रोपिन को। ओके, आई की जो मसल्स हैं उनका क्या कराता है एसिटाइलकोलिन, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। लेकिन अगर आप एट्रोपिन दे देते हैं तो उसका उल्टा काम होगा, मतलब उसका रिलैक्सेशन हो जाएगा, या फिर ये कहिए कि पैरालाइज हो जाएंगी। आई की मसल कुछ टाइम तक पैरालाइज हो जाएंगी, लाइक अबाउट 7 से 10 दिन तक पैरालाइज हो जाएंगी आई की मसल, जिस वजह से क्या हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, धुंधलापन दिख सकता है किसी भी एनिमल को। ठीक है, तो हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया एक्शन एट्रोपिन का, यूजेस डिस्कस कर लिया एट्रोपिन के, एंड अब हम जल्दी से इस चीज को समराइज कर देते हैं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट था, जो आपको समझना था, वो आपने समझ लिया। और जल्दी से मैं इसको कंसाइज कर देता हूं और क्लास को खत्म कर देता हूं। तो हमने स्टार्ट किया था एट्रोपिन की क्लास से। एट्रोपिन जो होता है एक एएनएस का ड्रग होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ड्रग होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका रिलेटेड होता है जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जब आप किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर आते हैं, लाइक आपके आगे कोई कुत्ता आ गया या आपके आगे कोई अचानक से ट्रक आ गया, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आज हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया है, जिसके अंदर मेन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। सारा का सारा काम जो कराएगा एसिटाइलकोलिन कराएगा, जो आपने यहाँ पर पढ़ा है। एसिटाइलकोलिन अगर ग्लैंड्स के अंदर जाएगा तो सिक्रीशन को बढ़ा देगा, जिस वजह से क्या हो सकता है, ड्रूलिंग हो सकता है, जिसको आप ट्रीट करेंगे एट्रोपिन से। एट्रोपिन देंगे तो ड्रूलिंग कम हो जाएगी, तब ड्रूलिंग कम हो जाएगी, इसका मतलब एट्रोपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रूलिंग। आप अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सलाइवेशन है तो आप एट्रोपिन दे सकते हैं। दूसरा मैंने पढ़ा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, मतलब एनेस्थीसिया से पहले आप दे सकते हैं एट्रोपिन को, क्योंकि ये हार्ट रेट को कम नहीं होने देगा। अगर एनेस्थीसिया की वजह से हार्ट रेट कम होता तो आप एट्रोपिन देते हैं, जिस वजह से हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए या फिर अपना टैकीकार्डिया हो जाए, क्योंकि अभी जो हो रहा है ब्रेडिकार्डिया हो रहा है एनेस्थीसिया के अंदर। और आप दे सकते हैं जिस वजह से लंग्स के अंदर फ्लूइड ना भरे, म्यूकस ना भरे, वाइल
जो एनिमल है, जो पेशेंट है, वो एनेस्थीसिया के अंदर है, तो इसको आप प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप किस किस रूट से दे सकते हैं। तो आपका एट्रोपिन जो है ओरली भी दिया जाता है, मोस्ट कॉमनली टॉपिकल दिया जाता है, क्योंकि एट्रोपिन आइज के लिए दिया जाता है। जब आई का क्या किया जाता है, एग्जामिनेशन वगैरह किया जाता है, क्योंकि आई का जो प्यूपिल होता है इसका डायमीटर को बढ़ा देता है, तो आप जो आराम से जो है आंख के अंदर रेटिना को देख सकते हैं एट्रोपिन डालकर। और इसके बाद जो है इसको आईएम भी दिया जाता है और आईवी भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसके ऑलमोस्ट सारे आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो जाते हैं एंड इसी के साथ आपका एट्रोपिन खत्म होता है एंड काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है और मार्केट नेम इसका एट्रोपिन सल्फेट है। सल्फेट इज जस्ट इसको स्टेबलाइज करने के लिए डाला जाता है एंड मेन ड्रग आपका होता है एट्रोपिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।